हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास फोर्थ सोशल साइंस का चैप्टर 18 और राइट्स एंड ड्यूटीज़ कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है। साथ ही साथ मैं क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज भी लेके आ रहा हूँ। मींस कि आपके सारे के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज पूरी की पूरी सॉल्व की हुई आपको मिल जाएगी वहाँ पे जाके। तो दोनों का लिंक मैं एक्सप्लेनेशन चैप्टर की और क्वेश्चन आंसर सॉल्वर्ड क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन चैप्टर का, उसका लिंक भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जितने चैप्टर की मैंने क्वेश्चन आंसर बनाए हुए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट के ऊपर आप जब भी टच करोगे तो एक लिस्ट खुल जाएगी आपके पास। जो भी आपने देखना हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप वहाँ से जाके देख सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, चैप्टर 18 और राइट्स एंड ड्यूटीज़। हाँ जी, तो इसका मीनिंग हो गया हमारे अधिकार। राइट्स होते हैं हमारे अधिकार, ठीक है, और ड्यूटीज होती है हमारे जो कर्तव्य होते हैं। ठीक है, हमारे अधिकार और कर्तव्य, इसका मीनिंग हो गया। तो कहता है कि एवरी कंट्री हैज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट गवर्न्स द कंट्री। गवर्न्स होता है चलाना। ठीक है, कहता है कि हर देश में ना नियमों का एक सेट होता है। ठीक है, हर देश के अपने अपने नियम बनाए होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच, जिनके अनुसार, ठीक है, जिनके अनुसार सरकार देश पर शासन करती है। ठीक है, हर देश के अपने नियम होते हैं जिसके मुताबिक वहाँ की सरकार देश के ऊपर शासन करती है। दिस सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी सेट ऑफ रूल को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स की संविधान बोलते हैं। ठीक है, तो संविधान पता है ना, एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसके अकॉर्डिंग सारे का सारा देश चलाया जाता है, जिसमें सारा कुछ बताया होता है। प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य होंगे, ठीक है, सर्वोच्च अदालत कैसे बनेगी, प्राइम मिनिस्टर कैसे चुना जाएगा, सरकार सेंटर में सरकार और जो स्टेट में सरकार होगी उनके बीच में पावर्स का बंटवारा करना, ए टू जेड सारा कुछ उसमें दिया है। उसके अकॉर्डिंग ही सारे देश चलते हैं। ठीक है, हर देश का अपना अपना संविधान होता है। क्लियर है? तो कहता है कि और कंट्री आल्सो हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो देश है ना, इसका भी एक संविधान है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। कहता है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा जो लिखित संविधान है ना, वह है भारत का संविधान ही है। ठीक है, तो आगे कहता है कि इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1915 एंड इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। ठीक है, तो पहले रिपब्लिक का मीनिंग देखते हैं। रिपब्लिक का मीनिंग होता है कि लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आगे जाके सरकार बनाते हैं और वह देश को चलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है रिपब्लिक में, इसको गणतंत्र भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं आगे जाके सरकार बना के देश को चलाते हैं। ठीक है, तो कहता है कि यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बन गया। तो भारत एक गणराज्य बन गया। गणराज्य का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है कि लोगों द्वारा चुने हुए व्यक्ति आगे जाके सरकार बना के देश को चलाते हैं। ठीक है, कहता है कि सिंस देन दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज और रिपब्लिक डे। तो कहता है कि तब से इस दिन को हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कहता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्किटेक्ट क्या होता है? शिल्पकार जिसको बोल देते हैं। ठीक है, हिंदी में। तो कहता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ना, वो इसके आर्किटेक्ट थे। ठीक है, इस संविधान को लिखने वाले थे, संविधान को बनाने वाले थे। ठीक है, तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इसके बारे में बात बता रहा हूँ आपको कि जब रिपब्लिक डे होता है ना, तब जो हमारा राष्ट्रपति होता है ना, वो झंडा फहराता है। ठीक है, तो
दिल्ली के लाल किले में जब हमारा राष्ट्रपति झंडा फहराता है, कब? रिपब्लिक डे को। ठीक है, कब फहराता है? रिपब्लिक डे को। और जब होता है हमारा इंडिपेंडेंस डे, तो तब प्रधानमंत्री जो होता है, प्राइम मिनिस्टर, वह झंडा फहराता है। क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, तो हमेशा याद रखना कि रिपब्लिक डे को कौन फहराता है झंडा? प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जिसको बोल देते हैं। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद जी हमारे अब प्रेजेंट जो राष्ट्रपति है। ठीक है, तो इन्हीं को ही देश का पहला नागरिक बोला जाता है, राष्ट्रपति को। और जो राष्ट्रपति होता है ना, वो तीनों सेनाओं का मुखिया भी होता है, हेड भी होता है उनका। क्लियर है इतनी बातें? हाँ जी, तो ये भीमराव अम्बेडकर जी है, जिन्होंने पूरे का पूरा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिखा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई लिखते समय। ठीक है, सभी देशों के संविधानों को रीड किया, उसके बाद इतना बढ़िया संविधान लिखा इन्होंने। हाँ जी, आगे आ गया फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, क्या होते हैं देखते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन सम बेसिक राइट्स। ठीक है, तो कहता है कि हमारा संविधान है ना, जो प्रत्येक नागरिक को कुछ बुनियादी अधिकार देता है। ठीक है, कुछ अधिकार देता है नागरिकों को। ठीक है, उनको दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, तो उनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ बुनियादी अधिकार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, इन्हीं को ही हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। तो सिटीजन वर्ड आ गया, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी, तो वर्ड्स टू नो। रिपब्लिक तो क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कंट्री गवर्नड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल। तो रिप्रेजेंटेटिव वही लोग होते हैं जिनको हम वोट देके चुन के आगे भेजते हैं। ठीक है, तो सिटीजन्स तो वही हो गया सेम कि कंट्री को वह कंट्री जिसको उनके चुने दो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, उनके द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो सिटीजन पीपल हु वर बोर्न एंड लिव इन अ कंट्री। तो सिटीजन वह होता है कि उसी कंट्री में पैदा हुआ है। ठीक है, और वहीं पे रहता है, उसको सिटीजन बोल देते। तो लॉ क्या होता है? कानून होते हैं, रूल्ड मेड बाय द गवर्नमेंट। तो कानून होते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि दीज राइट्स आर फॉर द वेल बींग्स ऑफ द सिटीजन्स। तो कहता है कि यह अधिकार नागरिक जो होते हैं उनकी भलाई के लिए होते हैं। ठीक है, यह अधिकार नागरिकों की भलाई के लिए होते हैं। वी कैन मूव कोर्ट टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। तो हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट में भी जा सकते हैं इफ़ दे आर डिनाइड, अगर कोई इसको मानने से इनकार करता है। ठीक है, जो आपके पास कोई भी अधिकार है, ठीक है, जैसे आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो आप किसी भी धर्म को मानते हो। ठीक, तो अगर कोई आपको जबरदस्ती बोले कि यह धर्म अपनाओ आप, ठीक है, इसको छोड़ दो, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका अधिकार है। कहता है कि देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। दे आर तो हमारे कहता है कि यहाँ पे 6 जो हमारे है फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर तो वह है कौन कौन से हैं। पहले देख लेते हैं, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी होती है समानता, इसका मीनिंग हो गया समानता का अधिकार। कहता है कि द राइट टू इक्वलिटी मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी का मतलब हो गया कि सारे के सारे नागरिक हैं। ठीक है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सभी क्या है, कानून के सामने इक्वल है। ठीक है, कानून किसी में भी भेदभाव नहीं करता। तो ऑल सिटीजन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ आर ट्रीटेड एज इक्वल। देखो, कास्ट जाति हो गई अपनी आपकी। ठीक है, तो रेस हो गया नस्ल। ठीक है, तो सेक्स हो गया लिंग, मीन्स की लड़की है लड़का है। ठीक है, एंड प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे आपका जन्म हुआ है। ठीक है,
तो कहता है कि सभी नागरिकों को उनके धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के बावजूद समान माना जाता है। ठीक है, चाहे वह गोरा हो, चाहे वह काला हो, ठीक है, चाहे वह ऊंचा हो, मीन्स की लंबा हो, चाहे वह नाटा हो, छोटा हो, ठीक है, चाहे सिख हो, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, किसी भी धर्म का हो, ठीक है, सभी को एक समान माना जाता है। तो ये सारे के सारे अधिकार हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं। हाँ जी, नंबर 2 पे आ गया राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो कहता है कि द राइट टू फ्रीडम अलाउ ऑल सिटीजन टू, ठीक है, तो कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को अनुमति देता है, अलाउ करता है सभी सिटीजन को स्पीक फ्रीली, कि वे फ्री होके भाषण दे सकते हैं, फ्री होके बोल सकते हैं। अगर उनको लगता है कि ये सरकार अच्छा नहीं करती, ठीक है, तो उनके खिलाफ वो सीधा बोल सकते हैं फ्री होके। चूज एनी ऑक्यूपेशन एंड, तो कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी कित्ता चुन सकते हैं, ठीक है, कोई भी कित्ता, ठीक है, ये नहीं है कि जो डॉक्टर है तो उसका बेटे ने डॉक्टर ही बनना है, वो इंजीनियर भी बन सकता है, ठीक है, वो जज भी बन सकता है, ठीक है, वो राजनीति में भी आ सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन चुन सकता है। तो आगे कहता है एंड रिजाइड, रिजाइड होता है रहना, एंड ट्रैवल एनीवेयर विद इन द कंट्री, इट इज आल्सो, ठीक है, प्रोवाइड्स फॉर फ्री and compulsory education for all children between 6 and 14 years of age। हाँ जी, वह कहता है कि इस देश का जो नागरिक है कहीं पे भी रह सकता है, ठीक है, कहीं पे भी जाके देश में घूम सकता है, ट्रैवल कर सकता है एक जगह से कोई भी, ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, पूरे भारत में, तो कहीं पे भी जाके रह सकता है, वहाँ की यात्रा कर सकता है, घूम सकता है। इट आल्सो प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द 6 and 14 years ऑफ एज। तो यह सभी बच्चों को जिनकी आयु सीमा है ना 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में है, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, और कंपल्सरी भी है, ये नहीं कि फ्री है, तो कंपलसरी भी कर दिया गया है, ठीक है, और फ्री एजुकेशन इन सभी बच्चों को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो ये प्रावधान हमारा जो संविधान में लिखा हुआ है। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए चाइल्ड इज मेंट टू लर्न नॉट टू अर्न, ठीक है, अर्न होता है कमाना, कहता है कि एक बच्चा सीखने के लिए होता है, कमाने के लिए नहीं, ठीक है, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा देती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी आयु पढ़ने की है तो उनको पढ़ने देना चाहिए। तो नंबर 3 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन क्या होती है, पहले इसको देखते हैं। ये होता है शोषण के खिलाफ अधिकार, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है शोषण, ठीक है, तो इसको देखते हैं। कहता है कि एक्सप्लॉयटेशन मीन्स टू ट्रीट समवन अनफेयरली इन ऑर्डर टू गेट सम बेनिफिट्स। कहता है कि शोषण का अर्थ है किसी को लाभ पहुंचाने के लिए किसी के साथ गलत व्यवहार करना, ठीक है, किसी को लाभ प्राप्त करवाने के लिए किसी के साथ गलत व्यवहार करना। कहता है कि द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस इंश्योर्स दैट पुअर पीपल आर नॉट मेड टू वर्क विदाउट पे, ठीक है, कहता है कि जो राइट है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मीनिंग ये इंश्योर करता है कि जो गरीब है, ठीक है, तो उन्होंने काम करना है, पर उनके बदले में उनको पे भी मिलना चाहिए, ये नहीं विदाउट पे के उनको काम करवा लो। हाँ जी, कहता है कि शोषण के खिलाफ अधिकार ये सुनिश्चित करता है कि जो गरीब लोग हैं उनको बिना वेतन के काम के लिए नहीं बनाया गया है, अगर आपने उनसे काम लिया है, ठीक है, तो उनको पे भी करना चाहिए। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो शाहूकार होते थे गरीबों के ऊपर अत्याचार करते थे, सुबह से लेके शाम तक उनसे काम करवाते थे, ठीक है, तो बहुत कम सैलरी देते, तो ऐसा नहीं है। कहता है कि दिस राइट आल्सो डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज टू बी एम्प्लॉय।
तो कहता है कि ये जो राइट है ना, ये अधिकार है, ठीक है, अलाउ नहीं करता किसको, कि जो 14 साल के कम उम्र वाले बच्चे हैं वो काम करें। ठीक है, तो ये अधिकार बन गया है कि 14 साल से कम आयु वाले जो बच्चे हैं वो है काम नहीं कर सकते हैं। तो फोर्थ आ गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका मीनिंग हो गया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कहता है कि द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स दैट ऑल पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। तो धर्म की स्वतंत्रता का ये मीनिंग हो गया कि सभी जो धर्म के लोग हैं कोई भी धर्म छोड़ के किसी और धर्म को भी अपना सकते हैं, कोई भी धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म को फॉलो कर सकते हैं। तो कोई भी उनको नहीं रोकेगा भी आप पहले हिंदू थे अब मुसलमान क्यों हो गए, आप पहले मुसलमान थे अब हिंदू क्यों हो गए, अब सिख क्यों बन गए, आप ईसाई क्यों बन गए। तो ऐसा कोई नहीं रोक सकता, तो कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है। हाँ जी, आगे कहता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो कहता है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, या इसको कह सकते हैं सभ्याचारक और विद्या का अधिकार भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो कहता है कि ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर लेस इन नंबर्स आर कॉल्ड मिनोरिटीज। तो ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स कि एक लोगों का ग्रुप है, ठीक है, उनकी जो संख्या देखे तो वो कम है। ठीक है, जैसे बुद्धिज्म हो गए या जैनिज्म लगा लो, तो इनकी संख्या उतनी नहीं है, तो ये क्या है, मिनोरिटी में आ जाते हैं। ठीक है, दिस राइट्स प्रोटेक्ट द मिनोरिटीज, तो यह राइट उन्हीं को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, अगर वह कम कम संख्या है उनकी, ये नहीं कि अब उनकी कम संख्या है तो उनका कोई व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता। ठीक है, तो उनको भी अधिकार है इसका, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया हुआ है, जो कम संख्या वाले हैं वह भी आगे आ सकते हैं। अलाउज, इट अलाउज देम टू डेवलप एंड प्रिजर्व देयर कल्चर, तो यह उनको अलाउ करता है। ठीक है, अधिकार देता है उनको, ये हमारा यह अधिकार उनको अलाउ करता है, ठीक है, कि वह डेवलप करें, प्रिजर्व कर सकते हैं अपने कल्चर को। जैसे सपोज करो हिंदुओं का कल्चर है, ठीक है, ठीक है, वह अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। कोई धर्म उनको ये नहीं बोलेगा कि आपने ये होली का त्यौहार मनाते हो, ठीक है, या शिवरात्रि मनाते हो, क्यों मनाते हो, क्या नहीं मनानी चाहिए, नहीं, ये नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को, सभी धर्मों को एक समान माना है, तो सभी धर्म फ्रीली तौर पे आज़ादी है उनको अपने रीति रिवाजों को अपने अकॉर्डिंग वह मना सकते, कोई भी उनको रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पे भी पिक्चर भी देख सकते हो, ऑल सिटीजन सारे इक्वल बिफोर द लॉ, तो सारे के सारे सिटीजन हैं, ये देखो बाजू दिखाई दे रहे हैं ना आपको अलग अलग। ठीक है, तो सारे इक्वल है कानून के आगे। हाँ जी, तो सिक्स आ गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसका मीनिंग हो गया संविधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसका मीनिंग लाइनों में देखते हैं आगे क्या है। कहता है कि द राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज allow every citizen to move court if any of their rights are denied। डिनाइड होता है खंडन करना। ठीक है, कि अ, हमारे पास ये अधिकार है, अगर कोई भी हमारा अधिकार ऐसा लग रहा है हमें कि कोई हमारे अधिकार का विरोध कर रहा है, ठीक है, या उसमें बाधा डाल रहा है, ठीक है, या उसको मानने से इनकार कर रहा है, या कोई भी किसी तरह की उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, हमारा ये अधिकार है। तो हमारे 5 फंडामेंटल राइट्स जो मेन है उनमें से किसी में भी कोई बाधा आती है, ठीक है, तो हमें लगता है कि हमारे अधिकारों की उल्लंघना हो रही है, तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ जी, ये फिल इन दी ब्लैंक्स है, तो ये आपने खुद सॉल्व करनी है, ऑलरेडी सॉल्व है, एक बार इसको देख लेना आपने। हाँ जी, तो आगे कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये नहीं है कि संविधान ने हमें अधिकार दे दिए हैं तो हमारी खुद की कोई ड्यूटी नहीं है, हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, तो उससे संविधान ने नागरिकों के लिए भी कुछ कर्तव्य रखे हुए हैं। तो मौलिक कर्तव्य जिसको बोल देते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज का मीनिंग हो गया मौलिक कर्तव्य। ये नहीं कि संविधान ने लिए गवर्नमेंट को ही बोला है कि सारे काम गवर्नमेंट नहीं करने हैं, हमारा कोई कर्तव्य ही नहीं है, तो नागरिकों के लिए भी कुछ प्राविधान रखे हुए हैं कि नागरिकों को यह काम करने चाहिए। देखते हैं क्या है। कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया expects the citizen to perform certain duties towards the country।
हाँ जी, कहता है कि भारत का संविधान ना नागरिकों से देश के प्रति कुछ कर्तव्य निभाने की उम्मीद करता है। ये नहीं कि दूसरों ने सारा सरकार नहीं करना है, तो वह कर्तव्य कौन से, सच ड्यूटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। तो इस तरह की जो ड्यूटीज होती है ना, ठीक है, कर्तव्य होते हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। ठीक है, तो सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ ये दिए हुए हैं, इनको देखते हैं पहले कौन कौन, यह कौन कौन से हैं। वी मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहता है कि हमें संविधान का पालना करनी चाहिए, जो संविधान है हमारा उसकी पालना करनी चाहिए। वी मस्ट शो रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो कहता है कि हमें राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है, और राष्ट्रीय गान जो हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन, ठीक है, इनके प्रति हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। ठीक है, इनका सम्मान करना चाहिए हमें। ठीक है, तो कहता है कि हमें राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। जब भी चलता हो कहीं पे भी नेशनल एंथम चलता हो, तो वहीं पे रुक के स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो जाना चाहिए हमें। ठीक है, साइड पे होके, ये नहीं मैं बोल रहा कि उधर से रोड चल रहा हो तो आप बीच में खड़े हो जाओ, तो रोड पे भी चल रहा है कहीं पे, साइड पे आके खड़े हो जाओ, जब बंद हो उसके बाद चलना शुरू करो। तो ये रिस्पेक्ट होती है हमारी नेशनल के एंथम के लिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हमें जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, पर्यावरण जिसको बोल देते हैं, का ध्यान रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए, ये बच्चे सफाई कर रहे हैं, तो आपको भी अपने स्कूल में गंद नहीं फैलाना चाहिए, डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए और सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी, आगे कहता है कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो कहता है कि हमें सार्वजनिक संपत्ति का ध्यान रखना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति में क्या आ जाएगा, स्कूल आ गए, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ठीक है, ये सारे सार्वजनिक संपत्ति है। आपका बस स्टैंड आ जाता है, पार्क आ जाती है, रेलवे स्टेशन आ जाती हैं, तो सार्वजनिक संपत्ति, इनका ध्यान रखना चाहिए। वी मस्ट प्रिजर्व और कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो कहता है कि हमें अपने सांस्कृतिक और विरासत को संरक्षित करना चाहिए, इनको भी बचा के रखना चाहिए। ठीक है, तो आगे कहता है कि पेरेंट्स और गार्डियंस मस्ट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। कहता है कि माता पिता या जो उसके गार्डियन होते हैं, सरप्रस्त होते हैं, उनके अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। ठीक है, माता पिता को बोल रहे हैं। ठीक है, ये माता पिता नहीं है कोई बच्चे की, और कोई देखभाल करता है, वो उसका गार्डियन होता है, तो उसको बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, ये नहीं कि उसको काम पे लगा देना चाहिए। ठीक है, तो आगे आ गया हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या होते हैं। हाँ जी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो कहता है कि और कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट सम गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो वेलफेयर होता है भलाई के काम जो होते हैं। ठीक है, तो कहता है कि अ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ठीक है, जिसने हमारे लिए कर्तव्य दिए है, ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज दी है हमारे लिए, हमने ये करना है नागरिक का, तो उसने जो हमारी गवर्नमेंट होती है ना, उसके लिए भी कुछ निर्धारित किया है कि आपको भी ये काम करने पड़ेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए भी। ठीक है, अब गवर्नमेंट के कामों के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये आता है। और कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड सम गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, दीज आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो कहता है कि हमारा संविधान है ना, लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए, लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के लिए कुछ दिशा निर्देशों की सूची देता है। ठीक है, सरकार के लिए कुछ दिशा निर्देशों की सूची देता है कि आपको ये काम करने पड़ेंगे लोगों की भलाई के लिए, तो इन्हीं को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोल देते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन आस्क द गवर्नमेंट टू, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट से पूछता है टू इंश्योर दैट, ये यकीनी बनाता है कि पीपल है प्रॉपर लिविंग कंडीशन, क्या लोग जो हैं आपके देश में रह रहे हैं, उनके पास प्रॉपर लिविंग कंडीशन है, रहने योग्य जगह है, क्या वह प्रॉपरली रह रहे हैं। ठीक है, एवरी चिल्ड्रन गोज टू स्कूल,
जो हर चिल्ड्रन, जो भी बच्चा है उसके स्टेट में आता है, क्या वह स्कूल जाता है। एवरी पर्सन गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट व्हेन ही और शी सिक, तो हर कोई व्यक्ति प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिलता है उसको जब वह बीमार हो जाता है। ठीक है, तो ये एक हमारी सरकार के कुछ कर्तव्य है जो सरकार ने करने होते हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार के लिए दिए हुए हैं, जिस तरह हमारे लिए दिए हुए हैं नागरिकों के लिए। हाँ जी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैक्ट वाइज। कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिस्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना हमारे संविधान में रखे हुए हैं, अडॉप्ट किए हैं, स्वीकार किए, तो ये आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिए हुए हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान में ना जो भी लिखा हुआ है, तो सभी देशों का संविधान पढ़ा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, तो जो अच्छी चीज़ें लगी उनमें से उनका निचोड़ निकाल के उसने हमारा जो संविधान है उसमें फिल कर दिया। हाँ जी, आगे की रिकैप आ गया, इसको देख लेते हैं। बेसिक राइट गिवन टू ऑल इंडियन सिटीजन आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट। तो बेसिक जो मुढले अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है, सभी सिटीजन को, ठीक है, उसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। कहता है कि द 6 फंडामेंटल राइट्स है, तो 6 फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ठीक है, ये हमारे इसके बारे में डिटेल में हमने देख ही लिया है, तो इनको याद कर लेना कौन कौन से होते हैं 6। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको आपने जरूर याद करना है। और कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो लिस्ट सम फंडामेंटल राइट्स, तो कुछ फंडामेंटल राइट ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी हुई है हर नागरिक की, ये ड्यूटी है। ठीक है, उसके बारे में हमने डिटेल में देख लिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो लिस्ट सम फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, नागरिकों के भी कर्तव्य उसने दिए हुए हैं कि नागरिकों को भी करना चाहिए ये देश को साफ सुथरा बनाने के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट सम गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के लिए भी उसने कुछ गाइडलाइंस दी हुई है। दीज आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।